हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सब ठीक होंगे। ठीक है, आपका मेरे चैनल कपिल एडू जोन में आपका स्वागत है। मैंने ये चैनल इसलिए क्रिएट किया है, जो भी बच्चे यूपी टेट, सी टेट और रीट या बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वो सी टेट इस बार क्लियर करना चाहते हैं, मैंने इसलिए चैनल ये क्रिएट किया है। और मेरा हाल ही में भी केवीएस में सिलेक्शन हुआ है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये हमारा एजीसीआर एक केंद्रीय विद्यालय है। ठीक है, इसमें अनाउंसमेंट की ये री लिखी हुई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पैनल पीजीटी, जो उस पर क्लिक करेंगे और ये पीजीटी हिस्ट्री की जो पोस्ट है, इसमें मेरा ये रहा नाम कपिल लोदीवाल। ठीक है, मेरा इसमें सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, रही बात इसमें हम क्या करेंगे, सीटेट के सारा सिलेबस, पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और उसके सारे टॉपिक को मैं आपको क्लियर करा दूंगा। सीटेट का पेपर 1 जो साइकोलॉजी है वो मैं आपको पूरी कराऊंगा, और पेपर 2 की एसएसटी जो हिस्ट्री होती है आपकी, सोशल साइंस, ये भी मैं आपको पूरी क्लियर करा दूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, चलो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, ये इसमें ये बच्चों को मतलब साइकोलॉजी में मार्क्स बहुत कम आते हैं, उनकी हो नहीं पाती साइकोलॉजी। तो मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक या सिलेबस से जुड़ा कर आपको लेके चलूंगा और आपको सारे डाउट आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो प्राइमरी स्कूल में आती है, वो 15 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग, ये भी मैं आपको करवा दूंगा। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, ये भी टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा। इन्फ्लुएंसी ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, ये भी करा दूंगा। सोशलाइज प्रोसेस, ये भी करवा दूंगा। ठीक है, प्याजे, कॉलबर्ग, वाइगॉस, ये भी मैं आपको तीनों करवा दूंगा। एक सेकेंड। और रही बात इसकी कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर, ठीक है, बाल केंद्रीय शिक्षा, ठीक है, ये भी करवा दूंगा आपको मैं। और आपकी बुद्धि हो गई, मल्टी डायमेंशन इंटेलिजेंसी हो गई, ठीक है, जेंडर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया आपका। मैं आपको सारे टॉपिक, ही जो मैंने आपको टॉपिक देगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या इसके आप नोट्स बनवा सकते हो। मैंने मात्र 1 मंथ के अप्रॉक्स मैंने पूरा का पूरा सीटेट पेपर क्लियर किया है, और मैं वो आपको नोट्स आपको अपने हाथ से बनेगा आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरा यही मकसद है कि सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका सीटेट इस बार क्लियर हो जाए। ठीक है, रही बात इसके आगे टॉपिक की, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लुएंसी एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन स्पेशल में 5 क्वेश्चन इसके आते हैं आपके। ठीक है, ये भी मैं आपको करवा दूंगा। लर्निंग एंड पेडागोजी के 10 क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, ये भी मैं आपको करवा दूंगा। 10 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स आते हैं इसके। ठीक है, मोटिवेशन, फैक्टराइजेशन और इसका बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये मैं सब आपके क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अब चलो वीडियो शुरू करते हैं और इसको देखते हैं कि जिन प्याजे से प्रोसेस करते हैं कि क्या चालू होता है। ठीक है, जिन प्याजे से आज हमारा टॉपिक जिन प्याजे। ठीक है, और जिन प्याजे में हम बात करेंगे कि जिन प्याजे क्या है और उन्होंने क्या क्या अवस्थाएं दी है बाल शिक्षा को लेकर या बच्चों को लेकर। ठीक है, सबसे पहले जिन प्याजे संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, जिन प्याजों को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये जिस भी बच्चे ने सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो अपना रिवीजन कर सकते हैं, और जिसने अभी चालू करी है वो सब क्या कर सकते हैं, वो इनके नोट्स बना सकते हैं। जिन प्याजे का जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जिन प्याजे ने सर्वप्रथम जो उनकी पुस्तक थी वो 1923 में आई थी। क्या नाम था? द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये सब आपको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में। आपको जिन प्याजे से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आएगा वो आप सारे क्लियर कर लोगे। और इस वीडियो में मैंने क्या करा, जो एग्जाम्पलर पेपर था उसके सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डिफाइन करके आपको बता रखे हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से जिन प्याजे ने किया है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि संज्ञानात्मक विकास का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किसने किया है, ये क्रमबद्ध तरीके से जिस अध्ययन है ना, जिन प्याजे ने किया है। संज्ञानात्मक विकास का प्रयोग प्याजे ने अपने बच्चों पर किया था, ये सबको पता है। अवस्था का सिद्धांत किसे कहते हैं, और अलग अलग अवस्था में विकास होता है, अवस्था का सिद्धांत भी किसको कहते हैं, जिन प्याजे ने दिया था। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है किसको, जिन प्याजे ने जो सिद्धांत दिया था। इसमें हमने क्या क्या बातें सीखी, हमने सीखी है कि क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन है वो जिन प्याजे ने किया है। ठीक है, और हमारा संज्ञानात्मक का प्रयोग का जो किया है बच्चों का, वो किसने किया है, जिन प्याजे ने किया है। और आपका अवस्था का सिद्धांत, ये भी जिन प्याजे ने किया है। ठीक है, जिन प्याजे, अब आगे बढ़ते हैं। जिन प्याजे विकास की अवस्था है, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, जिन प्याजे की संज्ञानात्मक अवस्था, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है संवेदी या गामक अवस्था। ठीक है, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तीसरी है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, और चौथी है अमूर्त या औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। ठीक है, पहले को अब इंग्लिश में सेंसिस भी कहते हैं, सेंसिस मोटर।
ठीक है, दूसरी को कहते हैं प्री ऑपरेशनल, तीसरी को कहते हैं कॉन्ग्रेट और तीसरी चौथी अवस्था को कहते हैं फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, जिन पियाजे के अनुसार बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक है जो संसार को अपने सिद्धांतों की रचना करता। सही बात है कि जिन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा है ना वो अपने खुद अपनी रचनाएं करता है, कि कहने का मतलब है कि वो उसे छोटे वैज्ञानिक भी कहते हैं। पेपर में सवाल आता है कि छोटे वैज्ञानिक या नन्हे वैज्ञानिक या बोने वैज्ञानिक किसने इसको डिफाइन करा, तो जिन पियाजे का नाम तब प्रथम आता है। जिन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रकमणित या प्रचारित करने वाला प्राणी स्वीकार किया है। एक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव इन प्रोग्रेसिव बीइंग। ठीक है, ये भी हम इस लाइन को याद रखेंगे। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, पहली हमने 4 अवस्थाएं पढ़ी थी, अब हम उसकी पहली अवस्थाओं को बारे में बताएंगे। ठीक है, पहली है इंद्रिय गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, मतलब जन्म से। 0 मतलब होता है जन्म, अगर कहीं भी लिखा रहे जन्म से या 0 से तो उसका मतलब जन्म होता है। ठीक है, 0 मतलब ये नहीं कि जन्म, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जन्म और प्रसपूर्व मतलब जो गर्भ में होता है ना वो एज अलग होती है। जो गर्भ की अवस्था होती है वो पेट वाली होती है, और जबकि 0 होती है उसकी जन्म से। ठीक है, यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, और इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वह अपनी इंद्रियों से सीखता है। इंद्रियां हमारी क्या होती हैं? आंख, कान, नाक, त्वचा, ये सारी हमारी इंद्रियां होती हैं। ठीक है, गामक क्रियाएं किसे होती है? जैसे पकड़ना हो गया, खेलना हो गया, लिखना हो गया आदि। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस मतलब वस्तु स्थायी होती है। ठीक है, जैसे कि बच्चा इस अवस्था में ना वस्तु को स्थायी मानता है। क्वेश्चन ये बहुत बार आता है कि वस्तु स्थायी किस अवस्था में होती है, तो हमारी किस में होती है? इंद्रियगामिक अवस्था में। ठीक है, ठीक है, डिफाइन इमीडिएट मतलब बच्चा नकल करता है। बच्चे ने आपको कुछ करते हुए देखा है तो वह भी वही करेगा। बच्चा यहाँ नकल करना सीखता है, मतलब बच्चा नकल करने लग जाता है। यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित व्यवहार, ये पेपर में भी ये क्वेश्चन भी आया है कि लक्ष्य निर्धारित किसमें बच्चा करता है, तो वो किसमें करता है? इंद्रियगामिक अवस्था में। ठीक है, अगर बच्चा अपनी चीज को देख लेता है तो उसको अपना लक्ष्य बना लेता है। ये सारे टॉपिक जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये मेन है। आपको अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस अब मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवाता हुआ चलूंगा इस वीडियो में। ठीक है, मैं आपको एक सेकेंड ये और इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। मतलब इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा है ना जो चीजें जैविक है, मतलब जिसमें जान है, उन चीजों को ना पहचानने की कोशिश करेगा और उन क्रियाओं को अपनाएगा। जैसे कोई चीज हिल रही है या कुछ मूवमेंट हो रहा है तो छोटा बच्चा क्या करता है? उनकी तरफ आकर्षित होता है। तो इस टॉपिक में इसमें हमने क्या सीखा? गामक अवस्थाओं में हमने क्या क्या चीजें हमने पकड़ी हैं, बताओ। हमने गामक चीजों में क्या क्या अवस्थाएं पकड़ी? पहली पकड़ी है कि हमने इसमें क्या होता है, ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, पहली बात। दूसरी बात ये इसमें क्या करता है? बच्चा अपनी इंद्रियों से काम करता है। चौथी बात, इंद्रियां क्या क्या होती हैं? आंख, नाक, त्वचा और कान जैसे हो गए। ठीक है, ये इसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या है? इसमें मेन पॉइंट है वस्तु स्थायी मानता है बच्चा नकल करना सीखता है, लक्ष्य निर्धारण व्यवहार अपनाता है, और चौथी बात वो जैविक क्रियाओं को अपनाता है। ठीक है, ये सारे तो ये हमारा फर्स्ट जो हमारी स्टेज है वो हमने क्लियर कर दी। अगर आप मेरा रिवीजन भी करोगे ना तो आपकी चुटकी बजा के सारी चीजें क्लियर भी होती रहेंगी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, प्री ऑपरेशनल जिसे कहते हैं। ये क्या होती है? ये अवस्था होती है हमारी 2 वर्ष की, 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। मैं इसको जूम कर देता हूँ अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा है तो। अब ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चे के साथ खेल खेलने लग जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कि हम पहली स्टेज से थोड़ा ऊपर की तरफ आ गए हैं। इस बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। ठीक है, सही बात है कि है ना कि जब बच्चा शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करने लगे ना, तो अगर पेपर में ये सवाल है कि बच्चा शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करने लगा है, या अगर हम ऐसे बोले बच्चा शब्दों या प्रतीकों का प्रयोग से आगे बढ़ चुका है तो वो थर्ड स्टेज आ जाएगी। ठीक है, और अगर बच्चा शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करने लगा है तो हमारी सेकंड स्टेज आ जाएगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, खिलौने की आयु, पेपर में इस सवाल कई बार आया है कि खिलौने की आयु कौन सी होती है। ठीक है, तो ये एक अवस्था कौन सी होती है? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। मैं आपके सारे टॉपिक जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारे क्लियर करूंगा। सीटेट के पहले पेपर के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
साइकोलॉजी के लिए मैं आपको पूरी साइकोलॉजी या पेपर 1 आपका पूरा क्लियर कराऊंगा। और सेकंड पेपर जिन जिन बच्चों ने एसएसटी ले रखा है या सोशल साइंस ले रखा है उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, वो भी मैं आपको पूरा करवाऊंगा। ठीक है, इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, भाषा का प्रारंभ विकास हो जाता है। तो अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो हमारी पहली स्टेज नहीं सेकंड स्टेज होगी। ठीक है, इकोसेंट्रिक मतलब अहम केंद्रीयवाद, अपने आप को ये लिखा ना, आई सेंटर शब्द अपने बारे में सोचने लगता है। ठीक है, अपने आप को खुद रखता है वो, इस वीडियो में, सॉरी गलती हो गई, वीडियो में नहीं, अपने आप को हर चीज में आई सेंटर रखता है, अपने आप को रखने लग जाता है। ठीक है, बालक क्यों और कैसे का प्रश्न करने लगता है पियाजे के अनुसार। ठीक है, यह खोज की अवस्था भी है। ठीक है, खेल की अवस्था कौन सी हमारी खेल की अवस्था या खिलौने की आयु हमारी है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, और यही खोज की अवस्था भी हमारी कौन सी है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। इस स्टेज में हमने क्या क्या बातें सीखी है, इस स्टेज की जीन पियाजे की सेकंड स्टेज की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में हमने ये बातें पता लगाई हैं कि बालक यहाँ 2 से 7 वर्ष की अवस्था में पाया जाता है। दूसरी बात, वह पड़ोसियों के बच्चों का खेलने कूदने लगता है। ठीक है, थोड़े शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करने लग जाता है, आई को सेंटर रखता है, खिलौने की आयु होती है और खोज की अवस्था होती है। ठीक है, अब आते हैं हम इसी में थोड़े और टॉपिक हैं। सेल्फ सेंटर मतलब बच्चा अपने आप को केंद्र में रखने लगता है, वह टेढ़े मेढ़े लॉजिक देने लगता है। इन एटीट्यूड मतलब ये होता है कि इंटीट्यूड मतलब कि टेढ़े मेढ़े लॉजिक देने लगता है बच्चा यहाँ पर। ठीक है, अपरिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है, यहाँ बच्चा अपने थॉट को रिवर्स नहीं कर सकता। सही बात है, इनरिवर्सिबिलिटी हो जाती है कि बच्चा जैसे अपरिवर्तनशीलता का गुण, अगर पेपर में सवाल आता है कि किस स्टेज में अपरिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है, तो हमारी सेकंड स्टेज है। ठीक है, ये बच्चों याद रखना। और अगर आपने उसे कहीं भेजा है ना तो वो उस जगह से वापस नहीं आ सकता। अगर सपोज मानो कि पेपर में क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस बार जो पिछली बार सीटेट का पेपर हुआ था उसमें बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन आए थे। अब सपोज मानते हैं कि एक बच्चा है जो उसको हमने घर से भेजा है स्कूल, मगर वो स्कूल तो पहुंच पा रहा है मगर वो वापस नहीं आ पा रहा है स्कूल से, तो हमारी अपरिवर्तनशीलता गुण में आएगा, इनरिवर्सिबिलिटी का प्रयोग में आएगा, मतलब सेकंड स्टेज है, वो वहां से आ नहीं पा रहा, उसके थॉट वापस रिवर्स नहीं हो पा रहे। ठीक है, केंद्रीकरण पाया जाता है, विकेंद्रीकरण नहीं, बच्चा केवल एक ही गुण पर फोकस कर सकता है। अगर हम सपोज मानते हैं, अगर हम उसे पेन दिखाएंगे या सपोज माना हम उसको खिलौना दिखाएंगे, तो या तो वो खिलौना का कलर देख पाएगा या उसकी लंबाई या चौड़ाई देख पाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है वो विकेंद्रीकरण नहीं कर पाता, उसमें वो केवल एक ही चीज पर फोकस कर पाता है। ये किसमें पाया जाता है, ये हमारी सेकंड स्टेज में पाया जाता है ये गुण। ठीक है, मैं आपको बहुत डीपली जाके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं तो जान सके कि अगर आप इस टॉपिक को इस चैनल से पढ़ोगे तो आपको सीटेट के जिन पियाजे के कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, एनिमियस मतलब निर्जीव चीजों को सजीव समझने लगता है। जैसे बॉक्स से अगर उसको लगती है ना, तो अगर हम बॉक्स को मारेंगे तो बच्चा क्या होता है, खुश होने लग जाता है। आप इन सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, इसके आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, समझ गए। तो जैसे अगर सेकंड स्टेज में क्या होता है, बच्चा एक तो पहली बात अपरिवर्तनशीलता गुण पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता है। दूसरी बात केंद्रीकरण किस स्टेज में रहता है और किस स्टेज में नहीं रहता, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो क्या करता है, निर्जीव चीजों को भी सजीव समझने लगता है। सपोज मानते हैं कि अगर कोई बच्चा गिर जाता है, फर्श पे गिर जाता है, 2 से 7 वर्ष का बच्चा मतलब पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था का बच्चा गिर जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस फर्श पे क्या बोलते हैं, चींटी मर गई, या उसको मारते हैं फर्श को, तो बच्चे को सुकून मिलता है, या मान लो बच्चा खुश होता है थोड़ा सा कि भाई हम किसी ने उसको उस चीज को निर्जीव चीज को ही मारा तो सजीव समझ रहा है उसे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जाते हैं हम थर्ड स्टेज पे। ठीक है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, दोनों स्टेज मैंने आपको क्लियर करवा दी। अब हम तीसरी स्टेज पे जाते हैं। यह अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। सभी को पता होगा, अगर जिन बच्चों को पता है वो रिवीजन कर लीजिए, और जिनको नहीं पता वो मेरे साथ साथ धीरे धीरे चलते रहिए, नोट्स बनाइए और आप अपना सीटेट पेपर क्लियर कीजिए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इस अवस्था में बालक को चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। पेपर में ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें पूछते हैं कि चिंतन और तर्क करना शुरू कब कर देता है। सब बच्चे क्या करते हैं, 4th स्टेज कर देते हैं, जबकि वो हो जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट दोनों, कि उसमें क्या करता है बच्चा है ना, कि जो चीज नहीं है ना उसके बारे में भी सोच रहा है, जबकि चिंतन शुरू कब होता है, तर्क शुरू कब होता है, हमारी थर्ड स्टेज में। ठीक है, इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। ठीक है, गुणा
जोड़ मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्ट सब आ जाते हैं। साधारण वर्गीकरण क्रियाएं वो करने लग जाता है। ओके, इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार और क्रम आदि को समझने लगता है। ठीक है, और कोई डाउट है आपको? मैं इस बात को दोबारा बताता हूँ। जैसे सपोज मानते हैं वो वॉल्यूम, अगर अगर सपोज हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी सेकंड स्टेज थी ना, उसमें बच्चा क्या कर रहा था, पहले तो अपरिवर्तनशीलता गुण था और वो तर्क टेढ़े मेढ़े दे रहा था। ठीक है, जैसे वो थर्ड स्टेज में 7 से 11 वर्ष का बच्चा होता है तो वो चिंतन करने लग जाता है। ठीक है, वो तारीख, दिन, समय, महीना बताने लगता है। ये महीना है, महिला नहीं है, ये महीना है। ठीक है, आप इसे ठीक कर लेना। ठीक है, ये महीना है, महीना, मही, महीना है ये। ठीक है, ठीक है, ओके, है ना? तो ठीक है, महीना बताने लग जाता है और वो साधारण वर्गीकरण करने लगता है, गुणा, जोड़, वोड़, भाग, वाग ये सब करने लग जाता है। ठीक है, और इस अवस्था में अनुपात का अंतर, आकार, भार, वजन सब बताने लग जाता है। गणितीय क्रियाएं बाल मूर्ख क्रियावस्था में आती हैं। जो भी सारी गणितीय क्रियाएं ना, वो हमारी थर्ड स्टेज में आती है। ठीक है, मूर्ख चिंतन का प्रारंभ हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है बच्चे में। ठीक है, शेप और साइज बताने योग्य हो जाता है, मात्रा बताने लग जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर किसी बच्चे में हम बात करते हैं कि अगर हम पहले सेकंड स्टेज में क्या हो रहा था, बच्चे में अपरिवर्तनशीलता का गुण आ रहा था। ठीक है, इन रिवर्सिबिलिटी आ रही थी। अब इस थर्ड स्टेज में हमारा क्या हुआ है, उसमें रिवर्सिबिलिटी आ गई, वो चिंतन करने लग गया, वो महीने, तारीख, गुणा, भाग, मल्टीप्लिकेशन सब करने लग गया और अनुपात और भार, आकार सब बताने लग गया। ठीक है, ये आप याद रखना। पेपर में एक क्वेश्चन हो रहा था CCS। ठीक है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरियलाइजेशन। ठीक है, ये तीनों चीजें मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण क्या होता है कि जैसे मान लो वॉल्यूम और मास ज्ञात होने लग जाता है उसे। अगर अगर हम छोटे बच्चों को 5 बॉलें खड़ी करके दिखाएं और 5 बॉलें लेटा के, तो उसे खड़ी बॉलें ज्यादा बहुत सारी लगेगी अगर हम पहाड़ बना देते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए, फिगर ए हमारी और फिगर बी। मगर हम जैसे ही थर्ड स्टेज में जाएंगे तो बच्चा इन दोनों को गिन के बता सकता है कि नहीं ये दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। वैसी वैसी क्रम अनुसार वो क्या करेगा कि किसी भी चीज को ट्रायंगल ट्रायंगल में रख सकता है और रेक्टेंगल रेक्टेंगल में, स्क्वायर स्क्वायर में रख सकता है। सीरियलाइजेशन में वो किसी सीरीज में लगा सकता है, बढ़ती हुई सीरीज, घटती हुई सीरीज। जैसे अगर हम बोलें कि 4 से लेकर 6 तक के बच्चों का एक ग्रुप बनाओ, तो जैसे 4 तक के 6 तक के बच्चों ग्रुप बनाओ, जिन बच्चों के 4 4 मार्क्स आए उन्हें एक साथ खड़ा करो, जिनके 5 5 और जिनके 6 6, तो सबको सीरियलाइजेशन कर सकता है वो। ये सारी किसमें आती है, हमारी थर्ड स्टेज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CCS। ठीक है, अब हमारे आती है चौथी स्टेज। ठीक है, औपचारिक संक्रात्मक अवस्था या अमूर्त अवस्था। ठीक है, यह 11 से 14 वर्ष की अवस्था होती है। आगे की अवस्था होती है, इतना भी चलेगा कि 14 से ये चलती रहती है अवस्था, 14 से भी वर्ष से भी आगे, मगर 14 तक इसे मानते हैं। इस अवस्था में बच्चा किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन के योग भी हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है, पहले वो जिन जिन चीजों को मूर्त चीजें वो होती है जिन्हें हम देख पा रहे थे, और अमूर्त होती है उन चीजों के बारे में वो चिंतन कर पा रहा है जो उनके सामने है भी नहीं। ठीक है, यानी स्मरण करना, मनन करना आदि करने लगता है। ठीक है, कार्य को कारण समझता है, यानी कार्य में अंतर करने लग जाता है। ठीक है, इसलिए यह तार्किक चिंतन की अवस्था भी होती है। ये पेपर में ये रिपीट हुआ है कि तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड कर आ जाते हैं, सेकंड अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था कर, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें उन्होंने पढ़ा है कि चिंतन और तार्किक चिंतन का प्रारंभ हो जाता है, तो वो सोचते हैं सेकंड स्टेज है, जबकि इसका राइट आंसर हमारा होता है फोर्थ स्टेज। ठीक है, आमूल चिंतन आ जाएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी। ठीक है, हाइपोथेटिक परिकल्पना करने लगेगा, मतलब परि परि परिकाल्पनिक निगामक तर्क करने लगेगा, एक्सपीरियंस बेस पर आगे तक देखने लगेगा साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, मूर्त और अमूर्त चिंतन दोनों में आ जाएगा। ठीक है, बच्चे में कहने का मतलब, पेपर में अगर ये भी सवाल आता है कि मूर्त चिंतन किसमें पाया जाता है, मूर्त चिंतन की बात हो रही है, अमूर्त नहीं। तो अगर मूर्त चिंतन की बात होगी तो थर्ड स्टेज, और अगर अमूर्त चिंतन की और मूर्त चिंतन दोनों की बात होगी तो फोर्थ स्टेज, अगर अमूर्त की बात होगी तो भी फोर्थ स्टेज। ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी आप सबको पता है जिन पे आ जाए, मैंने फिर भी ऐसे नोट डाउन कर रखा है, नोट्स बना रखे हैं, तो मैंने, ताकि कोई बच्चा नया हो चैनल पे या कोई पहली बार जिन पे आज को पढ़ना चाह रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए।
पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जिन प्याजे के अनुसार बच्चे का चिंतन व्यस्त से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। ठीक है, तो वो बताना चाहते हैं कि जो उनका चिंतन जो व्यस्त होता है वो प्रकार भिन्न होता है। जो बड़ा सोच रहा है और जो बालक सोच रहा है उनका जो प्रकार है वो भिन्न है, मगर उनकी जो मात्रा है ना वो सेम रहेगी। जिन प्याजे का बच्चा दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है, किसने कहा है? इसका श्रेय जिन प्याजे को जाता है। ओके, जिन प्याजे कॉन्स्ट्रक्ट ज्ञान का निर्माण बच्चे स्वयं करते हैं। ठीक है, रचनावादी। ठीक है, एक्टिव करके सीखता है, बच्चा करके सीखता है। जिन प्याजे के थॉट चल रहे हैं इस वक्त, आप कर सकते हैं इसे नोट डाउन। लिटिल साइंटिस्ट प्याजे ने कहा, मतलब नन्हे वैज्ञानिक, बोने वैज्ञानिक जिन प्याजे ने कहा है। जिन प्याजे सोच करते हैं कि खाली बर्तन नहीं होते, वे संज्ञानात्मक तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। बच्चे जो है वो खाली बर्तन नहीं होते, उस संज्ञानात्मक तरीके से कर सकते हैं, कॉग्निटिव तरीके से कर सकते हैं। बच्चे सोच सकते हैं जितना कि हम बड़े सोचते हैं, बस सोचने का प्रकार अलग होता है। मैंने आपको ये टॉपिक करा दिया। वो कह रहा है कि जिन प्याजे कहते हैं कि हमारे जितने बड़े सोचते हैं ना उतना ही छोटे सोचते हैं, बस सोचने का जो प्रकार है ना वो अलग होता है। ठीक है, बच्चों की सोच और हमारी सोच में क्वांटिटी सेम होती है, बस क्वालिटी अलग होती है। सोच की मात्रा सेम होती है, बस प्रकार अलग होता है। मैंने आपको 3 तरीके से बताया, अगर बच्चा जिस तरीके से समझ रहा है ना आप उस तरीके से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं। परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया और इक्वेशन। ठीक है, मैच्योराइजेशन, एक्सपीरियंस और सोशल कॉन्टैक्ट या इंटरेक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको एक सेकेंड। जिन प्याजे कहते हैं कि हेरिडिटी का प्रभाव हो या होता है आपकी संज्ञानात्मक मैच्योरेशन पर। जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होता तब तक आप उसे नहीं सिखा सकते, इसलिए स्टेज में सीखता है, और स्टेज में सीखता है तो डेवलपमेंट स्टेज में होगा। सही बात है। वो जिन प्याजे कह रहे हैं कि जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होगा और अनुभव नहीं करेगा और समाज के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, जब तक वो सीखेगा नहीं। और ये जो सीखेगा ना वो सीखेगा आपके अलग अलग स्टेज में, जो उन्होंने 4 स्टेज आपकी बताई हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन करते हैं। एक्सपीरियंस, बच्चा एक्टिव करके सीखता है। सोशल कॉन्टैक्ट, समाज के संपर्क में आके सीखता है। ठीक है, इक्वेशन, बैलेंस, इनबैलेंस से बैलेंस की तरफ जाता है, कंफ्यूज से क्लियरिटी की तरफ जाता है ये। ठीक है, अब आ रहा है हमारा मेन टॉपिक। ठीक है, पेपर में सवाल आया इससे भी, लैंग्वेज के संबंध में जिन प्याजे, इससे सवाल आया। ठीक है, अहम केंद्रवाद स्पीच या वाक 2 से 6 वर्ष के बीच में बच्चे में आ जाती है। अहम केंद्रीय स्पीच, इकोसेंट्रिक स्पीच का कोई यूज नहीं है संज्ञानात्मक विकास में, इट इज नो यूज। ये जिन प्याजे ने कहा है, इसे अब याद रखना। ये पेपर में आपके एग्जाम्पलर पेपर है जो पिछले साल का, उसमें ये क्वेश्चन है और मैंने उन क्वेश्चन को भी लिया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जिन प्याजे द्वारा कम आंका गया है? तो इसमें पहले देखा अनुवांशिकता, इसको नापा है भाई। जब बच्चा अनुवांशिक होगा तो हेरिडिटी को उन्होंने मापा है, क्योंकि ठीक है सही बात है। सामाजिक संपर्क, सोशल इंटर, ये भी नापा है। बच्चे द्वारा सक्रिय, खुद को सीखना, जहाँ भी एक्टिव वर्ड आएगा वो हमारा पॉजिटिव में होगा, चाहे अगर उसका उत्तर नहीं हो कोई और हो मगर वो पॉजिटिव रहेगा, वो कभी नेगेटिव नहीं रहेगा जहाँ भी एक्टिव चीज होगी। पैसिव हमारा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, अहम केंद्र भाषा या अहम इकोसेंट्रिक स्पीच, ये हमारा इसका राइट आंसर है, क्योंकि उन्होंने इसमें कम आंकने की बात कही है। इन विच ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाज नॉट अंडर एस्टिमेट बाय द प्याजे? हेरिडिटी, सोशल इंटरेक्ट, इगोसेंट्रिक स्पीच, एक्टिव कंस्ट्रक्ट बाय द चिल्ड्रन। तो इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मैंने और भी क्वेश्चंस लिए हैं इनके। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उसी का है, एग्जाम्पल पेपर का। जिन प्याजे के अनुसार बच्चे की सोच में अंतर होता है डैश व्यासों की तुलना, मैंने आपको 3-4 बार पहले ही बता दिया, प्रकार में और मात्रा सेम रहती है। ठीक है, काइंड एंड अमाउंट। ओके, क्या मतलब है? बच्चों की सोच में अंतर होता है प्रकार में, व्यासों की तुलना में, मात्रा में। ठीक है, ओके। तीसरा क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी, 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो हमने पहले ही पढ़ा। ठीक है, पहली बात मैच्योरेशन है।
ठीक है। एक्टिविटी है, पर एक क्रियाकलाप है, सामाजिक अनुबंधता है, भाषा को उन्होंने कम आंका है, हमें पहले ही पता है। ठीक है, प्रभावित नहीं करती, सही बात है, प्रभावित नहीं करती की बात हुई है, करतियों की बात होती तो हमारे ऑप्शन भी अलग होते। ठीक है, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की दो चीजें हैं। ठीक है, पहली हमारी जो चीज है वो हमारी है संज्ञानात्मक अवस्था, जो हमारी चार स्टेज है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, ठीक है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था और अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। ठीक है, और दूसरी तरफ है कॉग्निटिव प्रोसेस जो है स्कीमा। स्कीमा से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा बहुत आसानी से। स्कीमा एक ऑर्गेनिक होल है जिसमें हम चीजों को समझते हैं। सपोज मानो हमारा जो माइंड है ना, वो हमारा स्कीमा है। अब इस माइंड में क्या क्या नई चीजें फीड होती है और क्या क्या नई चीजें हम लाते हैं या पुरानी चीजों को हटाते हैं, पुरानी चीजों में से नई चीजों को जोड़ते हैं ना, ये सब स्कीमा में आती है। और और जिन प्याजे इन चीजों को अलग अलग नाम दिया, जिन्हें हम नाम नहीं देते, अपनी सोच से करते हैं। ठीक है, तो अब उन्हीं से टॉपिक है। ठीक है, एसिमिलेशन का अर्थ होता है आत्मसात। जो बच्चे हिंदी मीडियम से कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बेस्ट गोल है ये चैनल। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से कर रहे हैं वो उनके लिए तो बस अब वो टेंशन फ्री हो जाओ, मैं आपके सारे टॉपिक क्लियर करा दूंगा। अकोमोडेशन का अर्थ होता है समायोजन करना। ठीक है, एसिमिलेशन, इक्विबरेशन, न्यू सिचुएशन और डिसइक्विबरेशन और अकोमोडेशन। ठीक है, ये आप केवल बना लेना, मैं इसको अभी डिटेल में बताऊंगा आपको। एसिमिलेशन का अर्थ होता है आत्मसात। आत्मसात से हम प्रीवियस प्रीवियस पूर्व ज्ञान में कुछ नया ऐड करते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जाता है। जो आपके पास पुराना स्कीमा है उसमें क्या होता है, ज्ञान में नई चीजों को जोड़ा जाता है, जैसे कैट को दिखाकर। सपोज मानो कि आपके पास कोई पुराना स्कीमा है, ठीक है, ज्ञान है, उसमें आप नई चीजों को जब ऐड करोगे ना तो हमारा आत्मसात कहलाएगा। ओके, और बताता हूं मैं आपको। अकोमोडेशन का अर्थ होता है समायोजन। कोई भी जो आपके पास स्कीमा है जो प्रीवियस ईयर लिया गया है उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तो उसे एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसे नई तरीके से बनाना पड़ता है। जैसे डॉग, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये क्या है, एक सेकेंड। ठीक है, डॉग कभी नहीं देखा और आपको कैट समझ लेते हो, तो चार पैर और पूंछ देखते हो। सपोज मानो कि आपने कभी डॉग नहीं देखा, ठीक है, आपने कभी डॉग नहीं देखा और आप उसे कैट समझ लेते हो, क्योंकि कैट भी चार पैरों की, डॉग भी चार पैरों का है, तो आप कैट को डॉग समझ लेते हो। तो आपको क्या करते हो, उस प्रीवियस में एक नया मॉडिफिकेशन करते हो अपने माइंड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, समायोजन। ओके, क्लियर। अभी भी नहीं समझे, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, टेंशन ना लो। आपको ठीक करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर की नॉलेज में। ठीक है, मैं आपको और ठीक से पढ़ाऊंगा। और समायोजन, अकोमोडेशन का मतलब होता है अगर बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है वो बिल्कुल अलग हो और जो नया ज्ञान है वो बिल्कुल अलग हो, तो उसे हम समायोजन कहते हैं। कि कहने का मतलब है कि आपका जो पुराना जो नॉलेज है आपकी वो अलग हो और आपका जो नया ज्ञान है ना वो पूरा अलग हो, तो वो क्या होगा, आपका समायोजन। जब वह पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ रिप्लेस करता है, यहाँ पर हम समायोजन शब्द का प्रयोग करते हैं। रिप्लेस, जहां पर भी आपका रिप्लेस होगा वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप समायोजन शब्द का प्रयोग करोगे। पूर्व ज्ञान नए ज्ञान के साथ बैलेंस ना करे तो अकोमोडेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। और कुछ और आपको और डिटेल में पढ़ाने के लिए, और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आत्मसात और समायोजन इन दोनों में संतुलन बनाने को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी प्लीज, ठीक है, कर लेना। ठीक है, एक ये टॉपिक इसी से रिलेटेड है, मगर ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर एक बच्चा कहता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रहा है। यह कार्यकारिणी कहा जाता है। कार्यकारिणी छोटा सा है, एक मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे रिलेटेड है, क्योंकि मैंने एक देखा था, एक किसी टॉपिक में आ गया था ये कार्यकारिणी का। ठीक है, तो कार्यकारिणी किसे कहा जाता है, किसी अन्य वस्तु के उपस्थित में किसी कार्य के होने के संबंध में कार्यकारिणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संबंध कहा जाता है। अतः बच्चा द्वारा यह कहना कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, बच्चे की यह समझ कार्यकारिणी की समझ को प्रदर्शित करती है या कर रही है। ओके, अब तो कोई डाउट नहीं है ना। स्कीमा, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं। स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से किया जाता है जिसका सामान्यकरण किया जा सके। दूसरे शब्दों में स्कीमा जानने व समझने में शामिल मानसिक व शारीरिक क्रियाओं दोनों का वर्ण है। मानसिक और शारीरिक क्रियाओं दोनों समझने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। स्कीमा ज्ञान की श्रेणियां हैं जो संसार की समझ और व्यवस्था में
हमारी मदद करती हैं। ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जिन पियाजे प्रस्तावित करते हैं कि पूर्व संक्रांतक बच्चा, पूर्व संक्रांतक मतलब कौन सी सेकेंड स्टेज संरक्षण कंजर्व की बात हो रही है, में असमर्थ होता है, निम्नलिखित कारणों में से किसको उन्होंने इस असमर्थों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो इसमें क्लियर है, विचारों की अपरिवर्तनशीलता या अपरिवर्तनता, ठीक है, इनरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। क्लियर है, पियाजे प्रोसेस ऑपरेशनल चिल्ड्रन अनेबल टू कंजर्व द एटीट्यूड, ठीक है। और जिन पियाजे एवं लीवाइगोस जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखती हैं, क्रिया विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। और यहाँ पर हमारा टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों का शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए टॉपिक खत्म, अब मिलते हैं नए टॉपिक में, नई मुलाकात में, नए सिलेबस के साथ, नई उमंग के साथ। बाय, टेक केयर।